नमस्कार। एनडीटीवी यूट्यूब में आपका स्वागत है। पीछे की तस्वीर देखकर आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो में हम एंजेला मर्केल की बात करने जा रहे हैं। एंजेला मर्केल जो 16 सालों से जर्मनी की चांसलर हैं, लेकिन जिनकी सत्ता से विदाई का वक्त आ गया है। दो वजहों से ऐसा हुआ है। अव्वल तो खुद मर्केल ने 2018 में यह ऐलान कर दिया था कि वो 5वीं बार चांसलर बनने के लिए अपना नाम आगे नहीं करेंगी, और 2018 में ही उन्होंने अपनी पार्टी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन के प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि वो चांसलर तब भी बनी रहीं। 2000 से 2018 तक वो अपनी पार्टी की प्रमुख रहीं, और अमूमन ये होता है कि जो पार्टी प्रमुख होता है वही चांसलर बनता है। हालांकि ये कोई लिखित नियम नहीं है, कोई संवैधानिक नियम नहीं है, लेकिन ये एक परंपरा है जिसका कि निर्वहन होता आया है। तो खैर, ये तो फैसला खुद का था मर्केल का कि वो चांसलर नहीं बनेंगी, लेकिन रविवार को जो चुनाव हुआ है उसके जो शुरुआती नतीजे आए हैं और जो रुझान आया है, उससे ये साफ है कि उनकी पार्टी भी सत्ता में नहीं लौटने वाली। और ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि उनकी पार्टी की जो सीटों की जो तादाद थी वो पिछली संसद से इस बार जो चुनाव हुआ उसमें घट गई है। उनकी पार्टी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन और क्रिश्चियन सोशल यूनियन, ये दोनों पार्टियां जो है वो मिलकर 245 सीटें थी। उनमें 200 सीटें जो थी वो अकेले क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन की थी, और इनके गठबंधन की साथी पार्टी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, उसके सीटों की तादाद 156 के आसपास थी, 155-56। इस बार के चुनाव में जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है उसका वोट प्रतिशत बढ़कर 25.7 हो गया है, और सीटों की तादाद 200 के पार चला गया है। और जो मर्केल की पार्टी है, जो यूनियन है, वोट फीसदी 24.7 रह गया है, और सीटों की तादाद अगर सिर्फ मर्केल की पार्टी की करें तो 150 के आसपास रह गई है। हालांकि जो क्रिश्चियन सोशल यूनियन है उसकी सीटों की तादाद अभी भी पिछले मुकाबले तकरीबन उतनी ही है। तो जो गठबंधन की जो सरकार जो 2013 से चली आ रही थी, उसमें जो जूनियर पार्टनर था, सीटों की तादाद के मामले में अब वो सीनियर हो गया है, और जो सीनियर पार्टनर था वो जूनियर हो गया है। और इसीलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लीडर हैं ओलाफ शॉल्ज, वो चांसलर बनने का दावा पेश कर रहे हैं, और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि उनका जो गठबंधन है वो नए सिरे का गठबंधन होगा, यानी पुराना जो महागठबंधन है वो नहीं चलेगा। और ग्रीन पार्टी और जो फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी है, इन पार्टियों के साथ मिलकर वो आगे एक गठबंधन बनाने की कोशिश में हैं। हालांकि गठबंधन की जो बात है, ये जो सिलसिला है और ये जो बातचीत है वो कई महीनों तक चल सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। और जब तक नई सरकार का स्वरूप जो है वो तय नहीं हो जाता, कौन सी पार्टियां गठबंधन कर रही हैं तय नहीं हो जाता, तब तक मर्केल जो हैं वो केयरटेकर गवर्नमेंट के मुखिया के तौर पे चांसलर वहां पे बनी रहेंगी। तो मोटे तौर पे मैं एक बार फिर से आपको बताऊं कि 3 सूरत हाल हैं। या तो जो मौजूदा गठबंधन है वो चलता रहे, उनके बीच जो भी डिफरेंसेज हैं वो खत्म हो जाएं, और लीडरशिप की जो बात है वो भी तय हो जाए, और अगर जो ओलाफ शॉल्ज हैं उनके नाम पे सहमति बन गई तो शायद ये गठबंधन चलता रहे। लेकिन क्योंकि ऐसा जो मर्केल की पार्टी के जो लीडर हैं आर्मिन लैशेट, जो कि खुद एक चांसलर बनने का अगला चांसलर बनने का दावा कर रहे हैं, तो ये संभव नहीं लगता। तो ऐसे में ग्रीन पार्टी और फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ अगर ओलाफ शॉल्ज जाते हैं अपनी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को लेकर, तो एक नए सिरे की जो सरकार है वो देखने को मिलेगी। तो बहुत ही पेचीदा वहां पे एक राजनीतिक परिस्थिति बनी हुई है, और इस परिस्थिति के बीच भी जो एक पार्टी है जो कि बहुत ही दक्षिणपंथी पार्टी है, ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी, उसको भी 10% जो वोट शेयर है वो मिल गया है, और उनके सीटों की तादाद भी 80 के आसपास है। तो वो भी एक अपनी बड़ी भूमिका, जिसको कहते हैं किंग मेकर की भूमिका जो है, उसमें भी वो अपने आप को देखने की कोशिश करी वो पार्टी। हालांकि तमाम जो दूसरी पार्टियां हैं, 4 बड़ी प्रमुख पार्टियां, उन लोगों ने ये साफ किया है कि कोई भी जो पार्टी है वो गठबंधन में नहीं जाएगी, जो ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी नाम की जो पार्टी है उसके साथ। एक मूल्यांकन की बात है कि आखिरकार मर्केल ने पिछले 16 सालों में जर्मनी को क्या दिया, और अब यहां से जर्मनी के लिए आगे का रास्ता क्या है। गठबंधन जो भी बने और मुखिया उसका जो भी हो, लेकिन उसकी तुलना मर्केल के कार्यकाल से की जाएगी।
मर्केल ने कई संकट के समय में जर्मनी को उससे निकाला, जिसमें कि 2008 में जो वित्तीय संकट है उस दौरान जर्मनी को बाहर निकालने में उनकी भूमिका अहम रही। अलग अलग मौक़ों पे उन्होंने देश को एक नई दिशा देने की कोशिश की। दो तरह से उनके कार्यकाल का मूल्यांकन किया जा सकता है, एक तो घरेलू नीतियां और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो उनके प्रयास रहे वो। जहां तक घरेलू नीतियों की बात है तो एक रूढ़िवादी ब्लॉक का नेतृत्व करते भी मर्केल की हमेशा कोशिश रही कि कुछ उदारवादी नीतियों को अपनाया जाए, समलैंगिक विवाह हो या इस तरह की और भी कई सारी बातें जो कि जिनको की रूढ़िवादी जो नीतियां हैं वो पसंद नहीं करती। उस मामले में भी मर्केल ने अपना योगदान दिया और ये भी कहा जाने लगा एक वक्त में कि वो ग्रीन पार्टी जो कि एक लिबरल पार्टी है उसकी तरफ अपनी नीतियों को लेकर गई और एक बीच बीच का जो रास्ता है उन्होंने अख्तियार करने की कोशिश की और कई मौकों पर उनको अपनी पार्टी के अंदर से ही आलोचना का सामना करना पड़ा। खासतौर पे अगर जो समलैंगिकों के विवाह के संबंधित जो नियम है उस मामले में तो ये भी कहा गया कि वो खुद अपनी पार्टी की लाइन को तोड़ रही हैं। खैर, मर्केल ने इन सब बातों की परवाह नहीं की और अपने हिसाब से वो रूल करती रहीं और इसलिए एक महिला नेत्री के तौर पे, एक महिला राष्ट्र प्रमुख के तौर पे उनकी अपनी एक इमेज रही। फोर्ब्स पत्रिका में लगातार 10 सालों तक वो शक्तिशाली महिला के तौर पे शुमार रहीं और दुनिया में उनकी अलग इज्जत रही है। हाँ, एक बात जरूर है कि 2015 में जब यूरोपीय माइग्रेशन क्राइसिस हुआ था तो उस समय में उनकी घरेलू आलोचना काफी बढ़ गई थी क्योंकि उन्होंने जर्मनी की सीमा बंद नहीं करने का फैसला लिया था। माइग्रेशन का सिलसिला तो लंबे समय से चल रहा था, लेकिन 2015 में 1.3 मिलियन यानी कि तकरीबन 13 लाख जो लोग हैं वो यूरोपीय देशों की तरफ माइग्रेट किए थे और बहुत सारी उसमें बड़ी तादाद जो थी वो हंगरी में लोग फंसे थे जिनके लिए कि जर्मनी ने अपनी सीमा खोल दी और इसमें से ज्यादा बड़ी तादाद जो थी वो सीरिया से भागे हुए शरणार्थियों की थी, जान बचाकर। बहुत सारी तस्वीरें आप लोगों को याद भी होंगी। अफगानिस्तान के भी लोग थे और इराक के भी लोग थे। तो उस समय उनकी आलोचना हुई क्योंकि जब शरणार्थी को आप अपने यहाँ जगह देते हैं तो फिर जो लोकल पॉपुलेशन है, जो आपके अपने नागरिक हैं, उन पे अलग अलग तरह का दबाव बढ़ता है। और उसी दौरान जो ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी नाम की जो पार्टी है उसने अपना बेस जो है वो बनाया, उसकी जो लोकप्रियता है उसमें थोड़ा इजाफा हुआ और आज भी एक अच्छी खासी सीट लेकर वो बैठी और अपने लिए एक भूमिका तलाश रही है। तो अलग अलग मौकों पे मर्केल जो है वो जर्मनी को नेतृत्व देती रहीं और अब जो भी नया लीडरशिप आएगा उसकी तुलना होगी मर्केल के कार्यकाल से। तो एक स्ट्रॉन्ग महिला, एक शक्तिशाली महिला के तौर पे इनके साथ ये बात भी शुमार है कि जो जर्मनी की राजनीति थी जिसमें पुरुषों का दबदबा था, मैनर्स क्लब का जो दबदबा था, मैनर क्लब के दबदबे को तोड़ने का श्रेय भी मर्केल के पास जाता है और बहुत सारी ऊंची जो नियुक्तियां हैं, ऊंचे पदों पे उन्होंने महिलाओं को बिठाया, जिसमें रक्षा मंत्री के तौर पे भी महिला की नियुक्ति शामिल है। तो एक लंबा इतिहास रहा 16 साल का और अब उस वो इतिहास जो एक समाप्ति के तौर पे है। मर्केल राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान 3 साल पहले कर चुकी हैं और अब जब उनकी पार्टी चुनावी उलटफेर में पिछड़ गई हैं तो उसके बाद अब जर्मनी की जो राजनीति का जो भविष्य है वो आने वाले कुछ महीनों में तय होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब तक ये तय नहीं हो जाता तब तक मर्केल जो हैं वो एक केयर टेकर गवर्नमेंट के मुखिया के तौर पे बनी रहेंगी, यानी कुछ महीने तक और जर्मनी को मर्केल का एक शासन देखने को मिलेगा। हालांकि केयर टेकर मुखिया के तौर पे बहुत ज्यादा अख्तियारात उनके पास नहीं होंगे, लेकिन एक आप कह सकते हैं कि जर्मनी की जो राजनीति है वो एक बदलाव के मुहाने पर है और मर्केल की जर्मनी से आगे की जर्मनी का जो रास्ता है वो शुरू होने वाला है। देखना है कि नेतृत्व कैसा होता है और कौन सी पार्टियां आपस में गठबंधन कर सामने आती हैं नई सरकार को लेकर और नए चांसलर को लेकर। शुक्रिया।